Hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am More Tanvi and as you know, these are the series of interviews that we are conducting for promotion of various startups. For today's interview, we have Mr. Mukesh Garg, the Senior Consultant at Garg Hospital. Also, the Director and Founder of Photocard Digital Private Limited. The vision of Photocard Private Limited is to provide a business tool which is a marketplace app that can connect all the big and small shopkeepers of every city to the buyers of the small city. Their aim is to provide an easy user-friendly business tool to every unserved and unorganized retailer and services provider. So, they can also increase their business by establishing themselves in the growing trend of online selling, and at the same time, every online buyers can also find and get all their needs, products and services on the same platform sitting at home while reasonable price and value. Also, the Photocard company would like to see itself established as the India's largest business consultant and employment generating company by providing world-class solutions to all the small and big businesses in the unorganized retail segment of India, under the motto of Self-Reliant India as the biggest contributor to their bright future and business growth. So let's know more about this wonderful startup from Mukesh himself. So good afternoon, sir. I am More Tanvi from Startup Lanes and we welcome you for this interview. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने व्यूअर्स से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राची जी, आपने आपके स्टार्टअप लाइन के प्लेटफॉर्म पर हमें मौका दिया और इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं बता दूं, मैं पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस एज एक मेरा सेटअप है 15 बेडेड हॉस्पिटल, एक छोटा सा टाउन है गंगापुर सिटी और वहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अभी फोटोकार्ड जो बिजनेस जो हमने ये लॉन्च किया है, स्टार्टअप लॉन्च किया है, ये अभी पिछले साल इसका जो है ये आइडिया जो है ये बिल्ड हुआ था, इसको वैलिडेट किया है और अभी 3-4 महीने पहले इसको लॉन्च किया है। तो इसका जो मेन जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है और वहीं से ये ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, ग्रेट। तो सर आपको ये स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, ऐसी आइडिया कहाँ से आई? जी एक्चुअली क्या है, मैं बता दूं आपको, ये बड़ी स्टोरी लंबी स्टोरी है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पिछली बार जब लॉकडाउन का पीरियड था उस दौरान सभी कुछ बिल्कुल बंद था, सारे जो है शॉप सारी बंद थी, सब कुछ बंद था, सिर्फ कुछ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। जो उस समय मुझे लगा कि जो सबसे ज्यादा मार जो झेलनी पड़ रही है वो झेलनी पड़ रही है इन छोटे बड़े जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं उनको, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास में कोई इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से ऑनलाइन सेलिंग का काम कर सकते हैं और किस तरह से अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं वाया ऑनलाइन सेलिंग। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आई और उसमें मैंने फिर एक्चुअली मेरा ऑलरेडी जो है पहला मेरा एक स्टार्टअप है फोटोकॉस नाम से, जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसमें कि इंडियन आर्ट क्राफ्ट का हम डील करते हैं। उसमें ड्रॉप शिपिंग मॉडल से भी है और कुछ इन्वेंट्री हम खुद रखते हैं, उसमें और भी सेलर जुड़े हुए हैं। तो वो मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस था जो मेरा चल रहा था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि क्यों ना एक ऐसा इस तरह का एक प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड किया जाए जहां पर कि ये बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और वहां पर अपना एक स्टोर डाल सके, एक ई-कॉमर्स स्टोर डाल सके, जिससे कि वो अपने ऑनलाइन सेलिंग का उनका काम जो है वो चलता रहे और किसी प्रकार की इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उसमें भी वो अपने आप को जो है वो ठगा सा महसूस नहीं करे। ये मेरा एक थोड़ा सा उद्देश्य था, इस कारण ये एक फोटोकार्ड नाम से। और ये मेरे जो इसमें मेरे को फाउंडर है राजेश जी, जो टेक्निकल टीम के हेड है, उनको मैंने ये आइडिया शेयर किया था। तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपने तो मेरा आइडिया चुरा लिया। मैंने कि वो कैसे? बोले मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि इस तरह का मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी जो है वो हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, क्योंकि फोटोकॉन्स का सारा काम भी राजेश जी ने ही संभाला था। तो इस कारण हम दोनों का एक फीलिंग बहुत अच्छी है, तो हमने फिर इस पर वर्क करना शुरू किया, साल भर इस पर वर्क किया और अभी 3-4 महीने पहले हमने इसको लॉन्च किया है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स जो है ऑल ओवर इंडिया से इसका आ रहा है। ग्रेट। सर अपने पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। जी मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से ही मैं क्या एकेडमिकली मैं कहना चाहिए कि मैं बड़ा पढ़ाकू जो है स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा मेरा पीएमटी में ऑल ओवर राजस्थान में मैं टॉप रहा था। उस टाइम मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस की डिग्री की, उसके बाद मैंने पीजी की बीकानेर से ऑर्थोपेडिक्स में। उसके बाद मैंने अपना खुद का सेटअप डाला
एज ऑर्थोपेडिशियन मेरा यहाँ पर एक पहला सेंटर था हमारे इस एरिया में, गंगापुर सिटी और आसपास का जो एरिया है सवाई माधोपुर, ये जयपुर से 130 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सेटअप डाला और विगत 20 वर्षों से मैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा एक वेल नोन एक मेरा एक वो है, यहाँ पर एक ट्रस्टेड और एक मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो था डेफिनेटली मेरा जो है कुछ इस तरह का एक इंटेंशन था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो है लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको अफेक्ट कर सकूं मेरे कुछ डीड से। एक मेरा ये उद्देश्य था। तो मैंने जब अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट को जो पकड़ा, जो कि हम कहना चाहें आज अगर इंडिया का हम देखा है तो जीडीपी में 8% जो है वो कंट्रीब्यूशन है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट। आज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट का कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इंडिया में आज अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट को। लेकिन इसकी जो समस्या है उनको कभी भी न तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, दूसरा उनका कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो अपनी समस्याओं को बता सके। तो उनको वो जो अनरीच्ड और जो वो है सेगमेंट उसको हमने टच किया और उनको ये एक बिजनेस टूल प्रोवाइड करने का हमने सोचा है। और उसके तहत ये फिर हमने ये बिजनेस शुरू किया। एक्चुअली मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हटके है, लेकिन चूंकि मुझे मेरा ये एक तरह से ये कहिए कि मेरा एक पर्पज ऑफ लाइफ है कि मैं जो लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को मैं अपने नीड्स के जरिए और एक लीगेसी में छोड़ के जाऊं। ये कोई साल भर के लिए या 2 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं हमने लॉन्च किया है, ये एक लीगेसी बनाने के लिए है जो कि एक मिसाल जो है वो आने वाली पीढ़ियों में भी एक मिसाल बनके जो है वो एक लोगों के लिए वास्तव में एक उनके डिफरेंस बना सके, उनकी लाइफ में एक चेंज उनकी लाइफ में आ सके। इस तरह का हमारा एक ग्रेट। सर अब तक आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, तो अब मैं चाहूंगी कि आप अपना बिजनेस मॉडल हमें बताएं और आप किस और सेगमेंट्स में डील करते हैं वो बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ ये जो फोटो कार्ड जो मार्केट प्लेस ऐप जो हमने लॉन्च किया है ये एक प्रकार का एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सेलर और बायर दोनों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, अपने कैटलॉग बना सकते हैं और वो न केवल जो अपने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर उनके हैं, क्लाइंट हैं, उनको प्रोडक्ट अपने शेयर करेंगे, अपने स्टोर शेयर करेंगे। इवन उनको जो है जो न्यू बायर्स है जो कि प्लेटफॉर्म पर आएंगे वो न्यू बायर्स भी उनको मिलेंगे। तो सेलर्स के लिए ये फायदा है। दूसरा बायर्स जो है उनको हमने जो इसमें जो मेन जो हमें फोकस है वो हमारा है लोकल डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक जो थीम है उसके तहत हमने ये देखा कि हमें लोकल जो डिमांड और सप्लाई है उसको हमें फुलफिल करना है। यानी कि उन शहरों में किसी को कोई प्रोडक्ट की डिमांड है और वो प्रोडक्ट की डिमांड उसको वहीं सप्लाई उसकी हो जाए तो उसके लिए वो बहुत बेस्ट होगा। एक तो उसको एक तो अफोर्डेबल उसको प्राइस पर मिलेगा, सही प्राइस पर मिलेगा। दूसरा वो उसको वेरीफाई कर सकता है जाके, भले वो शॉप से लेगा लेकिन उसे वहां पर एक ट्रस्ट मिलेगा, एक एंश्योर रहेगा कि उसकी जानकारी की दुकान से उसने प्रोडक्ट लिया है। क्योंकि अभी तक क्या है कि जितने भी उसकी जो जानकारी की दुकान है उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है इसका बायर को पता नहीं, तो इसलिए वो ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि भाई वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा या नहीं होगा उसके। अब वो आज जो इस तरह का ये कोरोना का पेंडेमिक का दौर है, ये चाहे हो या नहीं हो लेकिन फिर भी जो ट्रेंड चेंज हो गया। आप देखिए ऑनलाइन सेलिंग का जो ट्रेंड है, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, अर्बन एरिया में 60% जो है वो जो अर्बन जो पॉपुलेशन है 60% दे आर टुवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऐसे में ट्रेंड के साथ में इनको जो रिटेलर्स हैं जो ऑफलाइन जो अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी से 15 साल से 20 साल से वो कर रहे हैं, उनको भी उस ट्रेंड के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अब वो समस्या भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपने पूछा कि हमने ये मॉडल क्यों डेवलप किया, वो समस्या थी कि ये जो जितने भी ये जो रिटेलर्स हैं वो जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस ऐप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस ऐप है जहाँ पर सेलर जो है वहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है दे आर नॉट फेवरेबल टू द सेलर। कभी भी उनकी फेवरेबल सेलर के लिए नहीं रही वो पॉलिसी हमेशा बायर के लिए फेवरेबल रहेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आपको बैलेंस तो लेके चलना पड़ेगा ना, सेलर को भी आपको फेवरेबल करना पड़ेगा और बायर को भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेलर को जो है एक तरह से उसका शोषण हो रहा है। मैं खुद जो है एज ए सेलर मैं जुड़ा हूँ उन बड़े बड़े मार्केट प्लेस ऐप में। एज ए सेलर मैंने जो है साल भर 1.5 साल मैंने वहां पर वर्क किया है। एज ए सेलर वर्क करके मैंने देखा कि एक्चुअल में क्या इश्यू आते हैं उन सेलर के साथ में, क्यों सेलर छोड़ के भाग रहे हैं उनको, क्योंकि वहां पर इतना हाई कमीशन उनको देना पड़ता है। वहां पर रिफंड और रिटर्न पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि उस पॉलिसी से सेलर को जो प्रॉफिट है उसका जो मार्जिन है वो बिल्कुल उसका स्लो कम हो गया। ऐसे में उनको बिजनेस करना बिल्कुल ही, क्योंकि 30% 40% का रिटर्न का वो आ रहा है, 30-40% रिटर्न, और उसमें उनको फुल रिफंड देना पड़ता है। जो लॉजिस्टिक का चार्जेस है वो भी खुद सेलर को भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए ऐसे में कहाँ सेलर बेचारा बिजनेस कर पाएगा वहां पर। तो इस तरह से सेलर वहां से आ रहे हैं, वापस हो रहे हैं, तो वो समस्या हमने समझ के उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का कमीशन जी मैं कह रही थी जैसे अभी आपने बताया
कि आपका एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट है, पहले से आपके कॉम्पिटिटर्स मौजूद है बाहर मार्केट में, तो मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी मेन मतलब गैप था जो आपने आइडेंटिफाई करा अपने मार्केट? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसी के लिए मैंने खुद में एज ए सेलर जुड़ा हूँ सबसे पहले उन मार्केट प्लेस ऐप में जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर बड़े बिग मार्केट प्लेस है, आप सब जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मेरे उससे प्लेटफॉर्म से। तो वहां पर मैं एज ए सेलर जुड़ा, मैंने देखा कि वहां पर जो एक्चुअल पॉलिसी जो प्रॉब्लम थी, एक तो वहां पर जो शॉप पॉलिसी है वो खुद उन मार्केट प्लेस ऐप की होती है, उनकी शॉप पॉलिसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, स्ट्रिक्ट वहां पर फॉर्मेलिटीज है, वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक अलग से स्टाफ लगाना पड़ता है जो कि आप वहां पे लिस्टिंग करें, क्योंकि उसको समझना वो ऐसा इजी नहीं है कि आप उसको कोई भी जो है मोबाइल से भी उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ले। फिर उसको बिजनेस को मार्केटिंग करना, उसका पूरा जो है वो खुद करना पड़ेगा, उसमें जो भी रिफंड रिटर्न पॉलिसी है उसको अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पेमेंट की जो बाकी टर्म्स कंडीशन है वो इतनी फेवरेबल नहीं है बिल्कुल ही, यानी कि 3 वीक्स का जो है पेमेंट टर्म्स है, उसमें भी जो है बफर पेमेंट जो है वो रोक लिया जाता है, यानी कि आपका जैसे 100 रुपीज पेमेंट हुआ तो आपको 100 रुपीज में से ओनली आपको 30 रुपीज रोक लिया जाएगा, 70 रुपीज आपका पेमेंट करेंगे, तो ये बफर वहां पर जो है वो रखना पड़ता है उनको। दूसरा, उसमें जो कमीशन दे रहे हैं 30% कमीशन वो ले रहे हैं, 30% कमीशन। तो हमने उस पेन को समझा और उस पेन को समझते हुए हमने हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमने ये सारी चीजें जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की, यानी कि हम किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लेते, किसी भी प्रकार का 0 कमीशन। और ये हमारा बिल्कुल ये एज ए फाउंडर मैं ये प्रॉमिस जो है मैं करता हूँ कि लाइफ टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आपको एज कमीशन आपको 0% है। कोई एडेड वैल्यू होगी डेफिनेटली उसका आप पेमेंट करेंगे, वो एडेड वैल्यू है दैट इज ऑप्शनल, लेकिन जो फीचर हम आपको दे रहे हैं और जो फीचर आप यूज कर रहे हैं उसका कोई कमीशन आपसे नहीं ले जाएगा। सेकंड, आपकी खुद की शॉप पॉलिसी होगी, अब इसमें किसी प्रकार की हमारी कोई शॉप पॉलिसी नहीं है, आपकी खुद की शॉप पॉलिसी होगी, आपको रिफंड लेना है देना है, आपको रिटर्न लेना है नहीं लेना है, ये सब आप खुद डिसाइड करेंगे। लॉजिस्टिक आपको खुद को चूज करना है, आपको हमारा लॉजिस्टिक लेना है या आपको खुद को अपना लॉजिस्टिक देना है। आपको किसी प्रकार के जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जो छोटे दुकानदार हैं उनका टर्नओवर इतना नहीं है, तो क्यों जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी करेंगे बताइए आप मेरे को। जी, तो अब मुझे जानना है कि जैसे कि आपने अभी शुरू किया, तो मुझे जानना है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी ने आपको फंडिंग में मदद करी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एज ए प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ, डेफिनेटली 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फंडिंग इज नॉट एन इशू। इनिशियल जो फंडिंग होती है वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा क्रेडिट इतना है मेरा बैंक का और वो सारा, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है डेफिनेटली। लेकिन ये फंडिंग जो इसमें जो स्टार्टअप आइडिया हमारा जो है ऑल ओवर इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट को हमें कवर करना है, तो उसके लिए मैं कितनी फंडिंग मैं अपने इससे कर लूँ वो सफिशिएंट नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हम पहले इसको सबसे पहले हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एक सिटी में, यानी कि हमने जयपुर को चूज किया, तो जयपुर में हम इस पूरा मॉड्यूल को इसको पूरा हम वहाँ पे जयपुर में इसको पहले टेस्ट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके जो रेवेन्यू जो मॉडल है उसको भी हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो बिल्कुल सर्टिफाइड होगा और एक फिनिश प्रोडक्ट जब निकलेगा उसके बाद में हम इसको ऑल ओवर इंडिया में जो है इसको फिर हम करना चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में, अभी भी ऑल ओवर इंडिया से जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर से जुड़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से जुड़ रहे हैं, और वो इससे बेसिक फीचर से ही अपना बिजनेस काफी वो जो है वो इसमें कर रहे हैं। लेकिन वो जो हम सोच रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक उसमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और हम उसके लिए हम करेंगे, पहले हम हमारे प्रोडक्ट को फिनिश कर लें, हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, उसको वैलिडेट कर लें, उसके बाद हम डेफिनेटली इसका बिजनेस प्लान लेके और हम पहुंचेंगे, हमारे जो जितने भी एंजल इन्वेस्टर हैं उनके पास पहुंचेंगे। जी, तो सर मतलब जैसे कि अभी आपने बोला कि आप पहुंचेंगे इन्वेस्टर्स के पास, तो मुझे जानना है कि क्या आज तक कभी आपने किसी को अप्रोच किया है, और अगर नहीं तो आगे जाके कैसे अप्रोच करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमें अप्रोच करने का हमारा कोई बनता ही नहीं, पहली बात, क्योंकि हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। अभी हमें साल 1.5 साल हमें जो है खुद अपने उस पर अपने जो बूट स्ट्रैप एक तरह से कह सकते हैं उस तरीके से इसमें फंडिंग करके अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक से जैसे भी लोन लेके, और हम इसको हम एक बार पहले सबसे पहले 1.5 साल इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको फिनिश करना चाहते हैं। और हम कस्टमर की क्लाइंट के हमारे क्लाइंट दोनों ही हैं, बायर भी है और हमारे सेलर भी, दोनों ही हमारे क्लाइंट है, दोनों की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट हम अपने तरीके से कैसा ही बना लें, वो प्रोडक्ट कभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो सकता। फिनिश प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर ही बनाता है आपको, तो कस्टमर का हम फीडबैक लेंगे, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे। उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं नाउ अवर प्रोडक्ट ऐसा है कि हम इसको पैन इंडिया जो है इसको लॉन्च कर सकते हैं, फिर हम अपना एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, अपना एक पिच डेक बनाएंगे, डेफिनेटली फिर हम जो है और कॉन्टेक्ट करेंगे जितने भी
जो इन्वेस्टर है उनसे कॉन्टेक्ट करें। जी जी। तो सर जैसे आपने बोला कि अभी सिर्फ बेसिक फीचर्स आपने ऐड करे अपने ऐप अपने बिजनेस में, तो आगे मुझे जानना है कि आपके दिमाग में अभी ऐसे कौन से फीचर्स है या फैक्टर्स है जो आगे जाके आप ऐड करना चाहेंगे या किसी और तरीके से डिजाइन करना चाहेंगे? ऑलरेडी वो सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो एक्चुअली डेवलप भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं डेवलप नहीं हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है लॉजिस्टिक का हमारा ऐड हो रहा है। लॉजिस्टिक का ये ऑप्शनल रहेगा। लॉजिस्टिक की भी अगर आप चाहें तो आप लॉजिस्टिक अपनी खुद की रखें या फिर हमारी लॉजिस्टिक यूज करें। इसमें थर्ड पेमेंट गेटवे हम इसमें जल्दी ही करने वाले हैं। थर्ड पेमेंट गेटवे भी ऑप्शनल रहेगा। आप पेमेंट डायरेक्ट लेना चाहते हैं या फिर हमारे थर्ड पेमेंट गेटवे के जरिए लेना चाहते हैं, डेफिनेटली फोटो कार्ड के थर्ड पेमेंट गेटवे को आप यूज करेंगे तो एक ट्रस्ट आपका जो सेलर का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा बायर के लिए। एक सिक्योर पेमेंट का एक वो रहता है कि फोटो कार्ड वगैरह पेमेंट, तो वो एक हम सुविधा देंगे। इसके अलावा इसमें हम कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड इसमें हम सर्विसेज देंगे, जैसे कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग का देंगे, इसमें हम बारकोड स्कैनिंग का देंगे जिसमें कि बल्क लिस्टिंग वो कर सकता है, कैटलॉग ब्यूटीफाइंग का देंगे कि हम खुद अपने एडमिन लेवल पर हम आपको कैटलॉग को ब्यूटीफाई करेंगे, उसको प्रॉपर्ली फर्निश करेंगे, बल्क लिस्टिंग हम करवाएंगे। इसके अलावा हम पॉइंट ऑफ सेल्स का देंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का देंगे। इसके अलावा हम इसमें ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, और भी कुछ फीचर सोच रखे हैं, तो वो सारा उस पर वर्क चल रहा है और धीरे धीरे वो एक एक करके वो। इसके अलावा हम इसका रेफर एंड ऑडिट सिस्टम भी इसका हम डेवलप कर रहे हैं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो आगे जाके ऐसे कौन सी चीजें हैं या फैक्टर्स है आप देखते हैं कि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं बात कि सबसे जो पहला वो जो है फैक्टर है वो है कि ये कोई नया आइडिया नहीं, मार्केट प्लेस ऐप जो हम ये कर रहे हैं कोई नया आइडिया नहीं। जो डेफिनेटली जो बिग मार्केट प्लेस एग्जिस्टिंग जो मार्केट प्लेस ऐप हैं और जो मार्केट प्लेस हैं बाजार में, वो बहुत कुछ उनका एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ उनके पास में फंडिंग है ना, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो ये है कि हमने ये सोच रखा है कि हम एक छोटा छोटा दुकानदार, चाहे वो एक फल का ठेला लगाता है, चाहे वो एक चाट का ठेला लगाता है, हम उसके पास पहुंचे जिसकी किसी ने नहीं सोची, हम उसके पास पहुंचे। तो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम उस अनसर्व्ड और जो अनरीचेबल जो है ना, उस एंड तक, उस कॉर्नर तक पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा है। और हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ हमारी वो है कि हमारा जो थीम है, वो कंसेप्ट है, वो है लोकल डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि हम तवज्जो देंगे कि लोकल जो शॉपकीपर्स हैं उनको, उनकी सिटी के जो बायर्स हैं, कम से कम वो उनको छोड़कर जो है दूसरी जगह नहीं। तो ये कुछ हमारी जो हमारा एक्चुअल जो हमारे आइडिया है, जो हमारे कंसेप्ट हैं, और उस पर हम बिल्कुल अपने आप को मजबूत करना चाहेंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो सर जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपका स्टार्टअप अभी शुरू हुआ है और मैं अनुमान लगाती हूँ कि आपकी टीम छोटी होगी, तो मुझे ये जानना है कि आगे जाके क्या आप फ्रेश टैलेंट्स जो यंग जनरेशन है उन्हें हायर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल प्लानिंग है। हमने तो हायर करना शुरू ही कर दिया है, और हम जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़े हमारी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग पर ही हम डिपेंडेंट नहीं है, हम डोर टू डोर मार्केटिंग पर भी डिपेंडेंट है। अब आप देखिए, डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए कितनी बड़ी टीम हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास जो है 20 जनों की टीम हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, जो कि जयपुर में वर्क कर रही है, जयपुर में फील्ड वर्क कर रही है। अभी एक्चुअली क्या कोरोना का हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उनका अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जैसे ये होगा तो वो फील्ड में दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। तो हमारा फील्ड वर्क के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। इसके अलावा हम जो इसमें बिजनेस पार्टनरशिप का एक मॉड्यूल लाना चाहेंगे, जिसमें हम इसमें हर उसको जो वर्क करना चाहे, फ्री लॉ से वर्क करना चाहे, एज ए सेल्स पार्टनर हमारा बन सकता है, फ्री लॉ से वर्क करना चाहे, तो उसका एक सिस्टम हम डेवलप करेंगे, एक रेवेन्यू शेयरिंग एक मॉड्यूल हम डेवलप करेंगे, जिससे कि हम शहर के हर जो है उसको, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का जैसे कंसेप्ट है ना, वो हर उसमें सिटी में आपको, हर टाउन में आपको, और उसका एक एजेंट आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमारा भी इस तरह का एक कंसेप्ट है कि हम इसको इस तरह का एक बिजनेस मॉड्यूल हम इसको डेवलप करके दें, जिससे कि हमारा बिजनेस पार्टनर आपको हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह आपको मिल जाए। ये हमारा एक एक्सपेंशन का इसमें एक तरफ है। सर आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से अगर किसी इंसान को अच्छा लीडर बनना हो तो फिर उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो जरूरत मुझे महसूस होती है, जो मुझे लगता है कि मुझे मेरे अंदर डेवलप करना होगा, वो है कि मुझे
औरों को, जो मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनको लीडर बनाऊं। मेरा बस एक ही फोकस रहता है कि मैं खुद लीडर कहलाऊं नहीं, मैं उनको लीडर बनने में उनकी मदद करूं। अब मैं टीम को हमेशा जो है मैं वीडियोस के जरिए, उनको जूम मीटिंग के जरिए, और मैं उनको जो है सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, वो सारा उनका एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ बिजनेस की सीख के लिए, उनके उसमें वो मास्टरी हो सके, इसके लिए मैं उनको सारा कुछ प्रोवाइड करता हूँ। मैं खुद तो उनको शेयर करता ही हूँ, मेरी जो जितनी लर्निंग मेरी है वो मैं शेयर करता ही हूँ। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता है कि बस उनको मैं लीडर बनाऊं। मैं कभी जो है टीम मेंबर्स के जितने भी मेरे मेंबर हैं उनको मैं एम्प्लॉय कभी नहीं समझता, मैं उनको एज ए मेरा बिजनेस पार्टनर समझता हूँ। मेरे सबसे पहले क्लाइंट मैं उनको समझता हूँ, मेरे सबसे पहले क्लाइंट, मेरे कस्टमर वो मेरी टीम मेंबर है। तो मैं उनको इस तरह से ट्रीट करता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके सपने पूरे हो। कंपनी के सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे, तो मैं उनसे उनके सपनों की बात करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, चाहे वो ये कंपनी पूरी करे या आपको दूसरी कंपनी पूरी करे, लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने हैं। और मैं उसमें कैसी मदद आपकी कर सकता हूँ, मैं हमेशा बस वो ट्राई करता हूँ उनके सपनों को पूरे करने की मैं उसमें अपना कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बस यही मेरा हमेशा ये रहता है। और मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी बात बोली आपने। आगे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप सीईओ है, अपने कंपनी के फाउंडर है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक सीईओ होने की क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। देखिए, बुरी बात तो सबसे पहले मैं बुरी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, ठीक है ना, सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, आपको ही जवाब देना है। ये स्टार्टअप सक्सेस होना जो है, ये आप जानते ही हैं, जितने भी स्टार्टअप शुरू होते हैं, आइडियाज कोई नए आइडिया नहीं होते, आइडियाज वही होते हैं जो आप ये सोच के कि मैं कोई नया आइडिया लेकर, नया आइडिया कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि स्टार्टअप को सक्सेस होने में बहुत कुछ टीम का और हाथ होता है। आपको एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाए, आपको एक स्टेज पर आपको फंडिंग हो जाए, और ये बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है कि वो सारे चैलेंजेस हैं, अब वो चैलेंजेस अगर हम फेस करेंगे, हम भी फेस करेंगे, और उस चैलेंजेस में सक्सेस हो गए तो ये स्टार्टअप आपका सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज ये फेल होगा, तो फेल होने की जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे ही लेनी, कोई नहीं ले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक वो आता है, और ये सबसे बड़ा वो होता है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आप कभी शेयर नहीं कर सकते, है ना। आप आपके जर्नी में और भी को फाउंडर आपके बन जाएंगे, आपके टीम मेंबर जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टार्टअप आपने शुरू किया है, ये बीज आपने बोया है, अब ये पेड़ बनेगा नहीं बनेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। जी। तो वो चीज है, उस चीज के लिए प्रिपेयर, डेफिनेटली जो है प्रिपेयर हमें होना पड़ता है, मुझे होना पड़ता है, मेंटली मुझे स्ट्रांग होना पड़ता है। बस ये है। बाकी अगर सफल हो जाता है तो आपको पता ही है, जब क्रिकेट की टीम में जीतती है तभी क्रिकेट के कप्तान को जो है वो मिलता है, अवार्ड मिलता है, और जब हारती है तो सारा जो है वो ठिकरा भी जो है वो क्रिकेट कप्तान को मिलता है। तो बस वही बात है। सर, ये बहुत अच्छी बात कही। नेक्स्ट मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी अब तक की जर्नी में ऐसा आपका कौन सा डिसीजन रहा है, कौन सा मुश्किल फैसला रहा है? फॉर एग्जांपल, आपको कभी बजट्स कम करने होंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को वापस रिस्ट्रक्चर करना होगा, तो ऐसे कौन से मुश्किल फैसले थे? देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल फैसला तो यही था कि मैंने ये बिजनेस का सोचा। सबसे बड़ा मुश्किल फैसला मेरा यही था कि देखिए, एज ए प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, 20 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कोई भी, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं ये डॉक्टरी का पेशा जो है उसमें होते हुए और मैं किसी बिजनेस की सोचूं। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो है मैं उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, कन्विंस करवा दूं मेरे सोसाइटी को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिलीज को कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो वो चीज जो है वो स्टैंड करना और वो डिसीजन लेना, और उस डिसीजन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली को बताना, यही मेरा सबसे बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट था। एक बार जब वो डिसीजन जो है मैंने बताया तो डेफिनेटली शुरू में जो है वो उनको कन्विंस करना उनको बड़ा मुश्किल लगा, और अभी भी जो है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल ही इनिशियल फेज में है, अभी कोई ब्रेक इवन नहीं हुआ है, अभी जो है सारा इन्वेस्टमेंट है, सारा खर्चा है, क्योंकि मार्केटिंग फेज में, सेल्स मार्केटिंग फेज में ही हमारा ये बिजनेस चल रहा है। तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा एक जो चैलेंजिंग पॉइंट था कि ये डिसीजन मैंने लिया
एक प्रोफेशन होते हुए जिसमें प्रोफेशन बिल्कुल कोई एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो सोसाइटी की नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये डॉक्टर कभी बिजनेस में सोच सकता है। जी तो जी। बस यही सबसे बड़ा जी। बाकी और सारी चीजें वो खुद ही भी चलेंगी, आपके प्रोफेशन से बहुत अलग है आपका बिजनेस। बहुत अलग है जी जी। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरी टीम में जितने भी मेंबर जुड़े हैं, मेरे को फाउंडर हैं राजेश जी, बहुत अच्छा जो है वो, मतलब ये आप मान के चलिए कि ये आज जो ये बिजनेस खड़ा हुआ है तो वो उनकी बदौलत है जी। वो मेरे पूरा प्रोडक्ट का उनको इस तरह शानदार प्रोडक्ट उन्होंने बना के दिया है अपनी टीम के जरिए। टेक्निकल टीम के वो हेड है, पेशे से वो इंजीनियर है और उन्होंने ये प्रोडक्ट पूरा फिनिश करके दिया है। इसके अलावा मेरे और भी जो टीम मेंबर्स हैं, मैं एक का नाम लेके मैं औरों को जो है वो नहीं करना चाहता, सभी जो है बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं सभी, और अपने फील्ड में डेफिनेटली को मास्टरी हासिल करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपके रिसेंट और लॉन्ग टर्म प्लान्स हमें बताइए अपने बिजनेस को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रिसेंट प्लान तो हमारा यही है कि हम जयपुर में इसको सबसे पहले प्रॉपर तरीके से इसको हम जयपुर में विद इन 6 मंथ हम जयपुर में हर जो है मार्केट को टच करेंगे, हर मार्केट के छोटे बड़े रिटेलर्स को हम टच करेंगे, और जयपुर में इसके सारे जो मॉड्यूल हमारे जो रेवेन्यू मॉड्यूल्स हैं उनको भी हम एक बार इसमें फीचर्स को लागू करके और वहां पर इसको टेस्ट करेंगे और उसको रिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे। उसके बाद में फिर हमारा जो एक्सपेंशन का प्लान है वो ऑल ओवर इंडिया में, फिर हम इसमें सारी सिटीज को हम टच करेंगे। उसमें हम विचार कर रहे हैं कि वो एक बार ये फोकस हमारा अभी शॉर्ट टर्म इस गोल पर है। इसके अलावा हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि हम 1 साल में जो हमारा 1 साल का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम इसमें 1 लाख एक्टिव सेलर्स इसमें हम जोड़ना चाहेंगे। 1 लाख एक्टिव सेलर जोड़ना चाहेंगे और 60 लाख इसमें हम बायर्स जो है ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और उसके तहत हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा है, और हम इसमें एक्चुअल ट्रांजैक्शन यानी कि जो 1 लाख जो एक्टिव सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सेलर्स हैं जो हमारे पेड फीचर्स भी यूज कर रहे हैं, जो हमारे पेड फीचर्स भी यूज करेंगे, चाहे वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, चाहे हमारे जो ऑप्शनल पे पर यूज वाली सर्विसेज है कोई भी हो, तो वो यूज करेंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का हमारा लॉन्ग टर्म गोल हम लेके चल रहे हैं जी। सर आखिर में आप अगर अपने व्यूअर्स से या फिर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहे तो प्लीज कहिए। जी, मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगा, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आपने ये प्रोवाइड किया है जिसमें कि हम जो स्टार्टअप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि हम अपनी बात कह पाएं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, यूजर्स हैं या जो बनने वाले हैं, उन सबसे कहेंगे कि आप डेफिनेटली जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप डेफिनेटली इससे जुड़े, एज ए बायर एज ए सेलर आप जुड़े। आप खुद सेलर नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स से अपने रिलेटिव्स को आप बताएं और एक बार वो फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस ऐप से जुड़े हैं। और ये चूंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, और आपको अनइंस्टॉल करने में इसमें मुझे लगता नहीं शायद 5 सेकंड ज्यादा लगता होगा अनइंस्टॉल करने में, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें और जब इसको अनइंस्टॉल करें उससे पहले एक बार फीडबैक जरूर दें, जिससे हमें पता लगे कि भाई इसमें क्या कमी है जिसको हम और पूरा कर सकते। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इसको यूज करें और देखें इसमें क्या कमी है और वो कमी हमें बताएं, और उसके बाद भले आप इसको अनइंस्टॉल कर दें, लेकिन आप कमी बता देंगे तो ये आपका सबसे बड़ा हमारे लिए वो फीडबैक हो जिससे हम इसको और फिनिश करें और इसको और बेटर करें। बस यही है, बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए और इतने मूल्यवान शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जी।